हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। प्लीज कंफर्म क्विकली। तो चलें शुरू करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं FAQs, यानी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो अक्सर पूछे जाते हैं, इनको पूछा जा चुका है या पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल A हमारा जो चैप्टर 3 है कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग, उसको लेकर के ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय ए बैंक विद अनदर बैंक आर क्लासिफाइड एज। जो फॉरेन करेंसी अकाउंट बैंक मेंटेन करते हैं दूसरे बैंक के साथ, तो उस अकाउंट को हम नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, लोरो अकाउंट कहते हैं, मिरर अकाउंट कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे 4 प्रकार के अकाउंट्स दे रखे हैं। हमने बताना है कि इनमें कौन कौन से वो अकाउंट्स हैं और ये हमारे ऑप्शंस हैं। 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 1 एंड 3 ओनली। तो हमने बताने इनमें से कौन कौन से वो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं जो बैंक मेंटेन करते हैं विद अनदर बैंक इन फॉरेन करेंसी। तो कौन कौन से ये अकाउंट्स हैं जो मेंटेन किए जाते हैं और ये कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। तो नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन होते हैं, दिस इज करेक्ट। वॉस्ट्रो अकाउंट होते हैं, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। लोरो अकाउंट होते हैं, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। तो ये तीनों अकाउंट फॉरेन करेंसी के अंदर होते हैं। मिरर अकाउंट एक्चुअली कोई अकाउंट नहीं होता जो दूसरे बैंक के साथ मेंटेन किया जाता है। तो मिरर अकाउंट अपने ही बैंक में ओपन किया जाता है, तो इसीलिए इसमें से मिरर वाला पार्ट आउट हो जाएगा। सो दैट मीन आवर ऑप्शन आंसर विल बी बी। चलें सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ए नॉन रेजिडेंट बैंक मेंटेनिंग एन अकाउंट इन द होम कंट्री इन द करेंसी ऑफ होम कंट्री इज कॉल्ड। एक नॉन रेजिडेंट बैंक है जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है होम कंट्री के अंदर और होम कंट्री की वो करेंसी है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उस अकाउंट को हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे, उसको रेजिडेंट अकाउंट कहेंगे, उसको डोमेस्टिक अकाउंट कहेंगे, उसको ओवरसीज अकाउंट कहेंगे। ए नॉन रेजिडेंट बैंक मेंटेनिंग एन अकाउंट इन होम कंट्री इन करेंसी ऑफ द होम कंट्री, तो उस अकाउंट को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे एक नॉन रेजिडेंट बैंक है, लेट अस से ये नॉन रेजिडेंट बैंक है बैंक ऑफ USA। ये अकाउंट मेंटेन कर रहा है होम करेंसी के अंदर यानी इंडियन करेंसी के अंदर। किसके साथ अकाउंट मेंटेन कर रहा है? होम कंट्री के अंदर, यानी लेट अस से SBI दिल्ली के साथ। तो इस अकाउंट को क्या कहा जाएगा? फ्रेंड, इस प्रकार के अकाउंट को हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। तो दिस अकाउंट इज बीइंग मेंटेन विद SBI, तो SBI के लिए दिस अकाउंट विल बी नोन एज ए वॉस्ट्रो अकाउंट। फ्रेंड्स, YouTube के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर हम फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं फॉर ऑल JIB पेपर्स, CIB पेपर्स, प्रमोशन एग्जाम। इसमें हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, केस स्टडीज को डिस्कस करते हैं।
तो अगर आप ये क्लासेस का बेनिफिट नहीं ले रहे तो इनका बेनिफिट आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अवर अकाउंट विद यू रेफर्स टू विच अकाउंट। सो जब हम बात करते हैं अवर अकाउंट विद यू तो हम किस अकाउंट की बात कर रहे हैं? नॉस्ट्रो अकाउंट, फॉरेन अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट या इंटरनेशनल अकाउंट? तो विच अकाउंट वी आर रेफरिंग टू? अवर अकाउंट विद यू रेफर्स टू विच अकाउंट? इट रेफर्स टू नॉस्ट्रो अकाउंट। तो नॉस्ट्रो अकाउंट को हम कहते हैं अवर अकाउंट विद यू। SBI Mumbai maintaining a US dollar account with Citibank New York is what type of account in the books of SBI Mumbai? SBI Mumbai की बुक्स में ये जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है सिटी बैंक के साथ US डॉलर में, इस अकाउंट को क्या कहेंगे? सो इट विल बी कॉल्ड नॉस्ट्रो अकाउंट, इट विल बी कॉल्ड लोरो अकाउंट, इट विल बी कॉल्ड वॉस्ट्रो अकाउंट, इट विल बी कॉल्ड डोमेस्टिक अकाउंट। तो इस अकाउंट को क्या कहेंगे? यस, एनी आंसर फॉर दिस? क्वेश्चन नंबर 4, इस अकाउंट को क्या कहा जाएगा? नॉस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, डोमेस्टिक अकाउंट? इट विल बी नोन एज। तो दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय SBI आउटसाइड द कंट्री। SBI की बुक्स में हम इसको नॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। सो जो बैंक उस अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, तो ये अकाउंट मेंटेन कर रहा है SBI, उसके लिए हम इसको कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। और जिस बैंक के साथ इसको मेंटेन किया जा रहा है तो उसके लिए ये बनता है वॉस्ट्रो अकाउंट। तो अगर ये क्वेश्चन होता है सिटी बैंक के लिए ये अकाउंट कौन सा है, तो उसके लिए ये वॉस्ट्रो होता, SBI के लिए ये नॉस्ट्रो है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक न्यूयॉर्क मेंटेन्स रुपी अकाउंट विद SBI मुंबई इज ए वॉस्ट्रो अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का अकाउंट है रुपी अकाउंट SBI के साथ, और ये एक वॉस्ट्रो अकाउंट है। अगर ये वॉस्ट्रो अकाउंट है तो ये किसकी बुक्स में है वॉस्ट्रो अकाउंट? तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक की बुक्स में है, या सिटी बैंक की बुक्स में है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बुक्स में है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बुक्स में है? तो इट इज वॉस्ट्रो अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। किसकी बुक्स में ये वॉस्ट्रो अकाउंट है? तो सिटी बैंक इज आउट क्योंकि ये अनकनेक्टेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो आउट क्योंकि ये अनकनेक्टेड है। तो बात बची A और D की। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर बनता है? हमने बताना है ये वॉस्ट्रो किस बैंक के लिए है। सो दिस इज वॉस्ट्रो फॉर SBI। जिस बैंक के साथ वो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसके लिए वो वॉस्ट्रो होता है। जिस बैंक का वो अकाउंट है, तो ये अकाउंट अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के लिए इट इज नॉस्ट्रो अकाउंट। सो आई होप दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगला क्वेश्चन, द थर्ड पार्टी अकाउंट्स विच ऑल्सो रेफर टू एज देयर अकाउंट विद देम, उनको हम क्या कहते हैं? सो जो थर्ड पार्टी अकाउंट्स हैं उनको हम रेफर करते हैं देयर अकाउंट विद देम। उन अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, लोरो अकाउंट कहते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, या डोमेस्टिक अकाउंट कहते हैं? विच अकाउंट इट इज नोन एज? कौन सा अकाउंट कहते हैं हम इनको? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शैल बी आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये अकाउंट बन जाएगा एक लोरो अकाउंट। दिस इज कॉल्ड लोरो अकाउंट। While a bank maintains a nostro account with a foreign bank, mostly in foreign currency, it has to keep a track of the account in its books too. It is called,
तो बैंक मेंटेन करता है नॉस्ट्रो अकाउंट फॉरेन बैंक के साथ, एंड नॉर्मली ये फॉरेन करेंसी में होता है। मेंटेन करने वाले बैंक को इसका ट्रैक रखना होता है अपनी बुक्स के अंदर भी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शैडो अकाउंट, रिफ्लेक्टिव अकाउंट, मिरर अकाउंट, डुप्लीकेट अकाउंट। तो क्या कहा जाता है इस अकाउंट को? नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करने वाला बैंक अपने यहाँ एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करता है अपनी बुक्स के अंदर। इस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? दिस अकाउंट इज नोन एज क्वेश्चन नंबर 7, दिस अकाउंट इज कॉल्ड ए मिरर अकाउंट। इसको हम कहते हैं एक मिरर अकाउंट। मिरर अकाउंट इज अ शैडो ऑफ विच अकाउंट? मिरर अकाउंट किस अकाउंट का शैडो है? लोरो अकाउंट का शैडो है, वॉस्ट्रो अकाउंट का शैडो है, नॉस्ट्रो अकाउंट का शैडो है, या रेसिडेंट अकाउंट का शैडो है? मिरर अकाउंट इज अ शैडो ऑफ विच अकाउंट? किस अकाउंट का ये शैडो है? क्वेश्चन नंबर 8, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? मिरर अकाउंट शैडो होता है नॉस्ट्रो अकाउंट का, और इसका कुछ अंदाजा वी कैन हैव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 इटसेल्फ। तो यहां पे भी वो नॉस्ट्रो अकाउंट के साथ रिलेटेड है। तो जो बैंक नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करता है उसको मिरर अकाउंट भी मेंटेन करना है। द एंट्रीज इन मिरर अकाउंट आर यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? तो जो एंट्रीज है मिरर अकाउंट के अंदर आर यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द नॉस्ट्रो अकाउंट, authorization of entries in the nostro account, reconciliation of entries in the nostro account, या documentation of entries in the nostro account। तो मिरर अकाउंट की जो एंट्रीज हैं वो इनमें से किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? फॉर व्हाट पर्पस दीज आर यूज्ड? इनको यूज किया जाता है रिकंसिलेशन पर्पस के लिए, कि नॉस्ट्रो अकाउंट में जो एंट्रीज हैं वो ऑथोराइज्ड एंट्री से रिकंसाइल होती हैं या नहीं होती हैं। मिरर अकाउंट इज मेंटेन्ड इन विच करेंसी? मिरर अकाउंट को किस करेंसी में मेंटेन किया जाता है? 1 करेंसी में, 3 करेंसीज में, 4 करेंसीज में, या 2 करेंसीज में? कितनी करेंसीज में इनको मेंटेन किया जाता है? मेंटेन्ड इन हाउ मेनी करेंसीज? 1 करेंसी, 3 करेंसीज, 4 करेंसी, या 2 करेंसीज? दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड इन 2 करेंसीज। अब यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सारे के सारे अकाउंट समरी बना करके। तो चलिए इस समरी को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो वी हैव लेट अस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन मुंबई। सो वी हैव अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, let us say it is in US. So there is an account, so it is a current account. So this account SBI ने ओपन किया अमेरिकन बैंक के साथ फॉर SBI। so this current account for SBI ये नॉस्ट्रो अकाउंट है। This account for American bank it is Vostro account. The same current account, let us say with PNB, for PNB it is a Loro account. SBI के इस नॉस्ट्रो अकाउंट में एंट्रीज को ट्रैक करने के लिए
ये एक शैडो अकाउंट ओपन करता है जिसको हम कहते हैं मिरर अकाउंट। रिकंसिलेशन पर्पस के लिए मिरर अकाउंट दो करेंसी में खोला जाएगा, एक फॉरेन करेंसी जिसमें वो अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, सेकेंडली इंडियन रुपी में। फॉर द पर्पज ऑफ रिकंसिलेशन दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड लाइक दिस। तो आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। हम सभी को ये एकदम क्लियर हो गया है। तो चलें अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड सर्विस अक्रॉस द ग्लोब टू बैंक्स हु हैव प्रेजेंस इन द होस्ट कंट्रीज इज कॉल्ड। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड, किसको? उन बैंकों को जिनका प्रेजेंस होस्ट कंट्रीज के अंदर है। तो उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ग्लोबल बैंक्स, उनको हम कहते हैं इंटरनेशनल बैंक्स, उनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स, उनको हम कहते हैं ट्रांसनेशनल बैंक्स। तो क्या कहेंगे? वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन ग्लोबल बेसिस। तो इन बैंकों को क्या कहा जाएगा? व्हाट द बैंक्स विल बी कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आंसर? तो ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स। दे आर नोन एज कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो होस्ट कंट्री के अंदर उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड सर्विसेज अक्रॉस ग्लोब टू द बैंक्स हु हैव प्रेजेंस इन द होस्ट कंट्रीज। तो इन बैंकों को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स। इन फैसिलिटेटिंग ए होस्ट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप फॉर द बैंक्स इन द होस्ट कंट्री, कॉरस्पॉन्डेंट बैंक एक्ट एज फैसिलिटेटर, एजेंट्स, इंटरमीडियरी या लेंडर्स। जब फैसिलिटेट करते हैं होस्ट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप्स को बैंक्स होस्ट कंट्री के अंदर, तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक किसके तौर के ऊपर काम करते हैं? फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर, एजेंट्स के तौर के ऊपर, इंटरमीडियरीज के तौर के ऊपर या लेंडर्स के तौर के ऊपर। सो हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 1 and 3 ओनली। तो किस टाइप की वो सर्विसेज जब दे रहे हैं तो उनको क्या माना जाता है? फैसिलिटेटर्स माना जाता है, एजेंट्स माना जाता है, इंटरमीडियरीज माना जाता है, या उनको लेंडर्स माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। सो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? सभी ऑप्शन को केयरफुली एग्जामिन करेंगे और फिर इनका आंसर प्रोवाइड करेंगे। सो लेट अस सी ऑल द ऑप्शंस। कॉरस्पॉन्डेंट बैंक किस तौर के ऊपर एक्ट करता है? फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर, यस, वो फैसिलिटेट करता है उन ट्रांजैक्शंस को। एजेंट के तौर के ऊपर काम करता है, यस, क्योंकि वो एज एजेंट काम कर रहा होता है दूसरे बैंक के लिए। इंटरमीडियरीज का काम करता है, यस, इंटरमीडियरीज का काम करता है, यानी दो बैंकों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में वो फंक्शन करता है। लेंडर्स के तौर के ऊपर काम कर रहा है, नो, ये ज़रूरी नहीं है। लेंडर के तौर के ऊपर वो तभी काम करेगा अगर कोई लेंडिंग फैसिलिटी है, अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, कोई क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की जाएगी। तो इस केस में अवर ऑप्शन आंसर विल बी बी। तो बी हमारा आंसर बन जाएगा। तो आई होप दिस अगेन इज वेरी वेरी क्लियर। इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ फ्री लाइव क्लास ऑन यूट्यूब जो इस समय आप वॉच कर रहे हैं,
Is it enough to pass the exam? No, it is not enough to pass the exam. क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए हमें फुल सिलेबस की कवरेज करनी होती है, लेकिन यहाँ पे हम टाइम कंस्ट्रेंट के कारण पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। लेकिन दिस क्लास इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव योर स्कोर। आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए ये क्लास बहुत यूजफुल है, इसीलिए इस क्लास को मिस ना करें और पास होने के लिए फुल सिलेबस को कवर करें। फुल सिलेबस कवर करने के लिए अगर आप IIBF बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो इन बुक्स में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नंबर 1 लिमिटेशन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि इन बुक्स को अंडरस्टैंड करने में उनको डिफ़िकल्टी आती है, जिसके कारण वो बार बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं और फिर बार बार पढ़ते हैं। एज ए रिज़ल्ट दे हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। उनका काफ़ी सारा टाइम इसके ऊपर स्पेंड हो जाता है, या यूं कहें कि वेस्ट हो जाता है, और इन दोनों के चलते वो पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। इन बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन काफ़ी अवेलेबल नहीं है। थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिससे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। केस स्टडीज़ इन बुक्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। बहुत रेयरली हमें केस स्टडीज़ नज़र आएंगी बुक के अंदर, और केस स्टडीज़ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम के लिए। तो इन सभी के चलते फाइनली जो मार्क्स स्कोर करता है स्टूडेंट, वो क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका ऑल्टरनेट है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में जो हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अभी मैंने नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था थ्रू क्वेश्चंस ऑल्सो, तो वो बहुत आसान करके बताया जाता है, जिसको आसानी से आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसको। तो इन दोनों के चलते आपकी ये दोनों इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं और उसके चलते आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाते हैं, बिकॉज यू गेट एनफ टाइम। प्रैक्टिस के लिए हमारा क्वेश्चन बैंक में बहुत मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप उनसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारा केस स्टडी का जो पैकेज है उसमें आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी विद सॉल्यूशंस, तो आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा और इनके चलते आपके पास होने की पॉसिबिलिटी जो हैं, मिनिमम स्कोर लेने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाएंगी। ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर और अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में। हमारी वेबसाइट के अंदर इसके कोर्स पेज में चले जाएं और हमारी ऐप के अंदर उसके स्टोर पेज में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे और आप इनको यूज़ कर पाएंगे। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Banks can get access to foreign markets and serve their international clients through which banks without having to open their own branches abroad? तो बैंक फॉरेन मार्केट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनके जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। किन बैंकों के थ्रू वो प्रोवाइड करेंगे? विदाउट हैविंग टू ओपन देयर ओन ब्रांच अब्रॉड, और उस पर्पस के लिए उनको अपनी ब्रांच ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर SBI ने उसका कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है और उसकी ब्रांच नहीं है लेट अस से US के अंदर, और वो क्लाइंट US का है और SBI इस क्लाइंट को US के अंदर सर्व करना चाहता है और वो भी बगैर किसी ब्रांच को ओपन किए, तो उस केस में ये किसके थ्रू सर्व किया जाएगा? So this will be serviced through foreign bank, through global bank, through correspondent bank और through some international banks। तो क्या कहा जाएगा उस बैंक को जिसके थ्रू वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी? क्वेश्चन नंबर 13। So what this bank will be known as? This bank will be known as a correspondent bank। तो इस क्लाइंट को जो सर्विसेज चाहिए होंगी US के अंदर,
एसबीआई उसके लिए ब्रांच ओपन नहीं करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, किसी और बैंक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ एसबीआई, तो उस बैंक को हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। Correspondent banking is a practice where a bank is able to handle business in another city or country through there, the said bank acting as agent of the former and charging fee for the services rendered। जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग है वो एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है, और इसके चलते हुए एक बैंक हैंडल करता है बिजनेस को इन अनदर सिटी और इन अदर कंट्री, किसके थ्रू? द सेड बैंक एक्टिंग एज एजेंट, वो जो बैंक है तो वो बैंक एज एजेंट काम करता है फॉर्मर के लिए, और उसके लिए वो फीस चार्ज करता है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। तो ये बैंक वो कौन सा है? लोकल बैंक्स, रीजनल बैंक, नेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक। तो उस बैंक को हम क्या कहेंगे? तो दैट बैंक विल बी नोन एज, उस बैंक को हम क्या कहेंगे? सो लोकल बैंक कहेंगे नो, रीजनल बैंक कहेंगे नो, नेशनल बैंक कहेंगे नो, इंटरनेशनल बैंक कहेंगे नो। तो किसके थ्रू वो प्रोवाइड किया जाएगा? तो वो किसी लोकल बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, उसको हम लोकल बैंक कहेंगे। मैं पहले गलत बोल गया हूं आपको, तो इट विल बी थ्रू सम लोकल बैंक। लोकल बैंक कहाँ का? उस कंट्री का, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। तो होगा ये कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, लेकिन ये बैंक कौन सा होगा? लोकल बैंक होगा, उस सिटी या उस कंट्री में वो लोकेटेड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने बताना है इनमें से ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। Correspondent banking system eliminates need to have global network of branches. B. Having a global network involves high cost and volumes to service the branches. It is not possible for all international banks to obtain permission for opening of branches in several countries because of restricted foreign bank branch licensing policies adopted by some countries. The correspondent banking system allows banks to take advantage of business opportunities in other countries without a branch network of its own and with minimum operational cost। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और ये कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। हमने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके रीड करिए और कोशिश करें इसको आंसर को प्रोवाइड करने की। यस, रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली, सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और फिर ये हमारे ऑप्शन आंसर्स होंगे। तो पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। So what is the answer for question number 15? एक एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं और फिर एग्जामिन करते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या वो स्टेटमेंट फॉल्स है। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम एलिमिनेट्स नीड टू हैव ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। सो अगर किसी बैंक ने और कंट्रीज के अंदर काम करना है तो उसको वहाँ ब्रांच ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर वो ब्रांच ओपन करना अवॉइड करना चाहता है बैंक, तो वो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग अरेंजमेंट में एंटर इनटू हो सकता है। जैसे एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ कि यूएस के अंदर उसके लिए वो काम करेगा, तो उसमें एसबीआई को ग्लोबल नेटवर्क नहीं मेंटेन करना पड़ेगा ब्रांचेस का। सो दिस इज ट्रू। हैविंग ग्लोबल नेटवर्क इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट एंड वॉल्यूम्स टू सर्विस द ब्रांचेस। अगर ग्लोबल नेटवर्क मेंटेन करना है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है और उस कॉस्ट को मीट करने के लिए
जो वॉल्यूम्स हैं वो भी हाई होने चाहिए। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल इंटरनेशनल बैंक्स टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम ओपनिंग ब्रांचेज इन सेवरल कंट्रीज। सो किसी भी एक बैंक के लिए अगर वो इंटरनेशनली काम कर रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि वो अलग अलग कंट्री में परमिशंस मांगे वहाँ पे सेंट्रल ऑफिस की या गवर्नमेंट की, क्योंकि कई कंट्रीज़ में जो लाइसेंसिंग के ऊपर कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। Correspondent banking system allows banks to take advantage of business opportunities in other countries. सो इस प्रकार की बैंकिंग के थ्रू जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे कंट्रीज़ में अवेलेबल है उनको यूज़ किया जा सकता है, वो भी वहाँ बगैर ब्रांच नेटवर्क ओपन किए, और वो भी मिनिमम ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो जब चारों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा डी। सो 1 2 3 4 ऑल आर ट्रू। चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इन कॉरस्पोंडेंट बैंकिंग अरेंजमेंट द बैंक इन द फॉरेन कंट्री इज विच बैंक? द बैंक इन द होम कंट्री फॉर विच सेड बैंक एक्ट्स एज एजेंट इज नोन एज विच बैंक? तो ये जो दो बैंक हैं, एक जिसने वो सर्विसेज लेनी है और एक जिसने वो सर्विसेज देनी है, इन बैंकों को क्या कहेंगे? लोकल बैंक, ओवरसीज बैंक, डोमेस्टिक बैंक, फॉरेन बैंक, कॉरस्पोंडेंट बैंक, रेस्पोडेंट बैंक, इंटरनेशनल बैंक, नेटिव बैंक। तो क्या कहा जाएगा इन बैंकों को? इस ग्रुप में से हमने किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। सो बैंक इन द फॉरेन कंट्री उसको क्या कहा जाएगा, और बैंक जो होम कंट्री के अंदर है उसको क्या कहा जाएगा? तो बैंक इन द फॉरेन कंट्री उसको हम कहेंगे कॉरस्पोंडेंट बैंक, और बैंक विच इज ऑब्टेनिंग दो सर्विसेज उसको हम कहेंगे रेस्पोंडेंट बैंक। तो ये हो गया हमारा रेस्पोंडेंट बैंक, ये हो गया हमारा कॉरस्पोंडेंट बैंक। यानी एसबीआई अगर ये सर्विसेज अवेल कर रहा है वाई यूजिंग अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, तो इसमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक बन जाएगा कॉरस्पोंडेंट बैंक, और एसबीआई बन जाएगा रेस्पोंडेंट बैंक। तो रेस्पोंडेंट बैंक ये होम कंट्री का बैंक है, और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ये फॉरेन कंट्री का बैंक है। आई होप दिस इज properly clear. Correspondent banking facility is essential for providing banking services in where correspondent bank does not have any physical presence. जो correspondent banking facility है वो essential है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होम कंट्रीज के अंदर जहां रेस्पोंडेंट बैंक के पास फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, डोमेस्टिक कंट्रीज में जहां रेस्पोंडेंट बैंक के पास फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, फॉरेन कंट्रीज जहां रेस्पोंडेंट बैंक के पास फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, या ओवरसीज कंट्री जहां रेस्पोंडेंट बैंक के पास फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है? क्वेश्चन नंबर 17। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए? सभी ऑप्शन को केयरफुली इवेलुएट करना और फिर आंसर को प्रोवाइड करना। सो इसके लिए हमारा आंसर बनेगा फॉरेन कंट्री। तो आंसर हमारा फॉरेन कंट्री बनता है, और हम ओवरसीज कंट्री भी कह सकते हैं। सो ऑप्शन सी एंड डी, तो ये दोनों ही आंसर हमारे बनते हैं। ओवरसीज के लिए हम कंट्री वर्ड को यूज नहीं करते नॉर्मली, तो फॉरेन कंट्री जब स्पेसिफिकली हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो हम फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फॉरेन कंट्री इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, लेकिन ओवरसीज ये भी अपने आप में गलत आंसर नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बैंक्स यूज कॉरस्पोंडेंट बैंक्स सर्विसेज टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विद।
लोकल मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट्स, ओवरसीज क्लाइंट्स या रीजनल मार्केट्स। So banks use correspondent bank services to explore business opportunities with and also retain their international clients while keeping cost down in maintaining such a relationship. So banks use correspondent bank services to explore business opportunities with what? Business opportunities local markets में, डोमेस्टिक मार्केट में या ओवरसीज क्लाइंट या रीजनल मार्केट में, और दे ऑल्सो रिटेन देयर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी रिटेन कर लेते हैं वाइल कीपिंग कॉस्ट डाउन इन मेंटेनिंग सच रिलेशनशिप। उनकी कॉस्ट भी कम रहती है उस रिलेशनशिप के मेंटेन करने के बावजूद भी। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्या आंसर बनता है? Banks use correspondent banks services to explore business opportunities with, तो लोकल डोमेस्टिक रीजन तो हो नहीं सकता वो, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का जब भी जिक्र आएगा वो ओवरसीज का जिक्र आएगा। तो ओवरसीज क्लाइंट्स और फिर वो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को रिटेन भी कर पाते हैं और उसको बावजूद भी उनको कम कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, on behalf of other host country banks for whom they are offering such services, a correspondent bank can conduct business transaction, accept deposits, collect documents, provide credit risk guarantees। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है वो किस किस टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसको लेकर के ये क्वेश्चन है। सो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक जो दूसरे कंट्री में है इनमें से कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? एक है दे कैन कंडक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, नंबर 2 दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, दे कैन कलेक्ट डॉक्यूमेंट, देन दे कैन प्रोवाइड क्रेडिट रिस्क गारंटीज। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 3 4 ओनली, या 1 एंड 3 ओनली। तो कौन कौन सी सर्विसेज वो ऑफर करते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर होस्ट कंट्री बैंक्स? फॉर एग्जांपल SBI होम कंट्री का है बैंक और कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। तो इस केस में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ऑन बिहाफ ऑफ SBI इनमें से कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं? दे आर ऑफरिंग सच सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ SBI। तो चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं, यानी सभी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। सो दे कैन कंडक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, यस अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक बिजनेस ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर सकता है। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ SBI, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकता है फॉर SBI, क्रेडिट रिस्क गारंटीज प्रोवाइड नहीं करता, ये फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करते हैं बैंक्स। सो दिस पार्ट इज आउट। तो उसके चलते ऑप्शन बी इट इज द आंसर 1 2 3 ओनली। The Financial Action Task Force FATF's recommendation 13 requires additional measures to be applied to cross-border correspondent banking relationship in addition to performing transaction monitoring and risk assessment या identity verification and background checks या customer due diligence and enhanced due diligence या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग मेजर्स इन FATF रिकमेंडेशन 10 फॉर हाई रिस्क कस्टमर्स। तो हाई रिस्क कस्टमर्स के लिए या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई रिस्क कस्टमर्स FATF की जो रिकमेंडेशन नंबर 13 है उसमें एडिशनल मेजर अप्लाई करने पड़ते हैं क्रॉस बॉर्डर कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर।
और नॉर्मल जो करना है वो तो करना है, तो ये इन एडिशन टू व्हाट है, तो ये जो एडिशनल मेजर्स हैं इनके अलावा और क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड रिस्क असेसमेंट मेजर्स लेने हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड बैकग्राउंड चेक्स लेने हैं, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस एंड एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस करना है, या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग मेजर्स यूज करने हैं। तो व्हाट इज एडिशनल? सो FATF रिकमेंडेशन 13 के मुताबिक ये उसकी रिक्वायरमेंट है, एडिशनल मेजर्स लेने होंगे टू बी अप्लाइड टू क्रॉस बॉर्डर कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप इन एडिशन टू परफॉर्मिंग। तो ये दो तो परफॉर्म करने ही होंगे, उसके अलावा एडिशनल मेजर भी लेने होंगे। तो ये दो कौन से हैं जो नॉर्मली परफॉर्म करने हैं, उसके अलावा एडिशनल मेजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए? ये जो नॉर्मल मेजर्स हैं ये हैं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस एंड एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो जो नॉर्मली करना है वो क्या करना है, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस भी करना है और एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस भी करना है। तो जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप के अंदर है तो ये सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्रॉस बॉर्डर कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप्स आर सीन टू बी ऑफ इनहेरेंटली लोअर रिस्क देन डोमेस्टिक कस्टमर रिलेशनशिप, इक्वल रिस्क देन डोमेस्टिक कस्टमर रिलेशनशिप, moderate risk than domestic customer relationship, higher risk than domestic customer relationship। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो करेक्ट बनता है? यस, व्हाट विल बी द आंसर? जो क्रॉस बॉर्डर कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप है इनहेरेंटली लो रिस्क कैरी करती है, इक्वल रिस्क कैरी करती है, मॉडरेट रिस्क कैरी करती है या हाई रिस्क कैरी करती है जब हम उसको कंपेयर करते हैं डोमेस्टिक कस्टमर रिलेशनशिप से। तो जो क्रॉस बॉर्डर है यानी दूसरे कंट्री के अंदर है तो वो हाई रिस्क कैरी करती है, इनहेरेंटली हाई रिस्क। तो उसमें और कई सारी सिचुएशंस ऐड हो जाती हैं तो जिसके चलते वो हाई रिस्क कैरी करती हैं। Banks should refuse to enter into or continue correspondent banking relationship with counterparts who would not report all international domestic transactions above a threshold amount to Financial Intelligence Unit, Regulatory Authority, National Control Agency या Central Bank in their respective countries, and also ensure that strict safeguards are put in place for sharing of information। तो क्वेश्चन क्या है, बैंकों को रिफ्यूज कर देना चाहिए टू एंटर इनटू और कंटिन्यू कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप। तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए या शुरू ही नहीं करनी चाहिए उन काउंटर पार्टीज के साथ, उन बैंकों के पास जो रिपोर्ट नहीं करते इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को अबव ए पर्टिकुलर अमाउंट। किनको? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को या रेगुलेटरी अथॉरिटी को या नेशनल कंट्रोल एजेंसी को या सेंट्रल बैंक्स को इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, एंड एंश्योर दैट स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स आर पुट इन प्लेस फॉर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ये काम नहीं करते तो उस केस में उनके साथ ये रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करनी। तो ये कौन से काम हैं? सेफगार्ड्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, और दूसरा रिपोर्टिंग करनी। किनको रिपोर्टिंग करनी है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, रेगुलेटरी अथॉरिटी को, नेशनल कंट्रोल एजेंसी को या सेंट्रल बैंक को। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसको हम कहते हैं नेशनल कंट्रोल एजेंसी। वो किसी भी नाम से हो सकती है। सो दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, नेशनल कंट्रोल एजेंसी, और उसका कोई भी लोकल नाम हो सकता है।
इन कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग व्हाट कैटेगरी ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर किस टाइप की सर्विसेज, किस कैटेगरी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर। नंबर 1 क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, नंबर 2 पेमेंट फंक्शंस, नंबर 3 कलेक्शन फंक्शंस एंड नंबर 4 ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स। सो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग में किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ऑप्शन है हमारे 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली या 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी ऑप्शंस को केयरफुली सोचें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। सो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, तो देख लेते हैं इनको एक एक करके। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, यस दिस इज प्रोवाइडेड। पेमेंट्स, yes, correspondent banks make payment on behalf of। देन कलेक्शन करते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स। ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। किसको? होम कंट्री के बैंक को। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किसको? रेस्पोडेंट बैंक को। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा ए 1 2 3 4 ऑल। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ऑफर्स सर्विसेज रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑफ आउटवर्ड पेमेंट्स, receipt of inward payments and collections through the account maintained with it। This is part of। जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सर्विसेज जो रिलेट करती हैं हैंडलिंग ऑफ आउटवर्ड पेमेंट्स, रिसीट ऑफ इनवर्ड पेमेंट्स एंड कलेक्शंस थ्रू अकाउंट मेंटेन्ड विद इट। तो ये किस टाइप की सर्विसेज का पार्ट है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन में आएगा, कलेक्शन फंक्शन में आएगा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आएगा या अदर फंक्शन में आएगा। तो दिस पर्टिकुलर सर्विस correspondent bank offers services related to handling of outward payments, receipt of inward payments, collections उस अकाउंट के थ्रू जो मेंटेन किया जाता है नॉस्ट्रो अकाउंट। तो इनमें से वो किसका पार्ट है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो देखिए वो किसका पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 24। इट इज पार्ट ऑफ विच ऑफ दिस, किनका ये पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए देख लेते हैं ये किसका पार्ट है। फ्रेंड्स ये क्लियरिंग हाउस का पार्ट है। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस के अंदर जो हैंडलिंग है आउटवर्ड पेमेंट्स का, या रिसीव करनी है इनवर्ड पेमेंट्स, या कलेक्शंस करनी है थ्रू द अकाउंट, तो ये सारे के सारे हमारे क्लियरिंग हाउस के फंक्शंस माने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंट बेस्ड सर्विस। तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ब्रॉडली 2 तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं। एक जिनको हम कहते हैं अकाउंट बेस्ड सर्विसेज, और दूसरी जो नॉन अकाउंट बेस्ड सर्विस हैं जिनको हम कहते हैं अदर सर्विसेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अकाउंट बेस्ड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनसे रिलेटेड ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट क्या क्या हैं। द अकाउंट इज यूज्ड फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम्स, नंबर 1। अकाउंट इज यूज्ड फॉर चेक कलेक्शन ड्राफ्ट्स चेक्स इशूड ऑन द अकाउंट, नंबर 3। अकाउंट बेस्ड सर्विसेज इंक्लूड प्रोवाइडिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एट प्री डिटर्मिन्ड इंटरवल्स, नंबर 4। The services would include providing intraday line of credit for approval of payment instructions in anticipation of cover funds to be received during the day period or overnight। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन आंसर सही बनता है।
तो हमें पढ़ने में डिफिकल्टी ना हो तो मैंने इसको थोड़ा इस प्रकार से कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू और फॉल्स? अकाउंट बेस्ड सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करनी है। सो अकाउंट इज यूज्ड फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम्स। ये जो अकाउंट है वो एलसी रीइंबर्समेंट उसके लिए यूज किया जा सकता है। यस, दिस इज करेक्ट। अकाउंट इज यूज्ड फॉर चेक कलेक्शन, ड्राफ्ट कलेक्शन और चेक इशूड ऑन द अकाउंट, उस पर्पज के लिए, तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट स्टेटमेंट। अकाउंट बेस्ड सर्विस इंक्लूड प्रोवाइडिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है प्री डिफाइंड इंटरवल्स के बाद, तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। सर्विसेज वुड इंक्लूड प्रोवाइडिंग इंट्राडे लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर अप्रूवल ऑफ पेमेंट इंस्ट्रक्शंस इन एंटीसिपेशन ऑफ कवर फंड्स टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द डे और ओवरनाइट। तो ये सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, इंट्राडे लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये सारी सर्विस प्रोवाइड होती हैं अंडर अकाउंट बेस्ड सर्विसेज। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा इसके अंदर डी, ऑल ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हेन कॉरस्पॉन्डेंट बैंक प्रोवाइड सर्विसेज एज एजेंट फॉर कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज चेक्स इन देयर कंट्री, they credit the proceeds of such collection after realization to which customer account, overseas account maintained with them या local account। So जब कॉरस्पॉन्डेंट बैंक एज एजेंट कलेक्ट करते हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट डॉक्यूमेंट को या बिल ऑफ एक्सचेंज को या चेक्स को, तो अपने कंट्री के अंदर, तो उसकी जो कलेक्शन की प्रोसीड्स हैं, उसका जो पैसा है रियलाइजेशन के बाद वो किस में क्रेडिट करते हैं? कस्टमर के अकाउंट को, ओवरसीज अकाउंट को, या वो अकाउंट जो उन्होंने अपने साथ मेंटेन किया हुआ है, या लोकल अकाउंट को। सो ये क्रेडिट कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26। क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए? किस अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, रियलाइजेशन का जो अमाउंट है? सो इट विल बी कलेक्टेड टू दैट अकाउंट जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अपने साथ मेंटेन कर रहे हैं। सो द अकाउंट विच आर मेंटेन्ड बाय देम विद देमसेल्व्स, तो इस अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट किए जाएंगे रियलाइजेशन के बाद। Services like follow-up for payment, reminders, noting and protesting of bill of exchange, as also taking steps to safeguard interest of the respondent banks are part of correspondent bank। रेस्पोंडेंट बैंक के लिए जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पेमेंट के लिए फॉलोअप करना, पेमेंट के लिए रिमाइंडर्स भेजना, पेमेंट नहीं आई तो नोटिंग या प्रोटेस्टिंग करवाना बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, तो ये किस टाइप की सर्विस में आ जाएंगे? क्लियरिंग हाउस सर्विसेज में आ जाएंगे, कलेक्शन सर्विसेज में आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में आ जाएंगे, या अदर फंक्शन में आ जाएंगे। तो ये किसका पार्ट बनेगा? क्वेश्चन नंबर 27। तो दिस सर्विस विल बी पार्ट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सर्विस बीइंग ऑफर्ड बाय कॉरस्पॉन्डेंट बैंक? क्वेश्चन नंबर 27। क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए? तो ये सर्विसेज किसका पार्ट है? ये सारी की सारी सर्विसेज जो कॉरस्पॉन्डेंट कलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसका पार्ट है, मनी को कलेक्ट करने से रिलेटेड। तो इट इज पार्ट ऑफ कलेक्शन सर्विसेज या कलेक्शन फंक्शन। कलेक्शन फंक्शन में वो फॉलो अप करता है पेमेंट के लिए, रिमाइंडर भेजता है पेमेंट के लिए। अगर डिसऑनर होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, डिलेज होती हैं, तो उनकी नोटिंग करवाता है, उनकी प्रोटेस्टिंग करवा के देता है। सम कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स ऑफर फैसिलिटीज लाइक, तो कुछ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है जो किस प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी,
फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी, कैश लेटर्स की फैसिलिटी या वायर ट्रांसफर्स की फैसिलिटी किसके लिए? फॉर कलेक्टिंग प्रोसीड्स ऑफ चेक्स ड्रॉन ऑन कस्टमर्स इन द ओवरसीज लोकेशन। कुछ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक इनमें से कौन सी फैसिलिटी ऑफर करते हैं जब वो कलेक्ट करते हैं प्रोसीड्स ऑफ चेक्स ड्रॉन ऑन द कस्टमर इन द ओवरसीज लोकेशंस? तो इनमें से वो कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? कैश डिपॉजिट का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कैश लेटर्स का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या वायर ट्रांसफर्स का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? कौन सी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं? सो दे प्रोवाइड कैश लेटर्स, उनको हम कहते हैं कैश लेटर्स। तो कैश लेटर्स फैसिलिटी क्या है? तो कलेक्टिंग द प्रोसीड्स ऑफ चेक्स ड्रॉन ऑन कस्टमर्स इन ओवरसीज लोकेशंस, तो इस प्रकार की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक हैंडल्स executes all instructions of the client bank by debiting the account maintained with it. This is part of जो correspondent बैंक है, और वो क्या हैंडल करता है? वो हैंडल भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है, इंप्लीमेंट भी करता है इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट बैंक। तो और उसके लिए वो डेबिट करता है अकाउंट मेंटेन्ड विद इट। तो ये कौन सी सर्विसेज का पार्ट है? क्लियरिंग हाउस, कलेक्शन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट सर्विस या पेमेंट सर्विसेज? कॉरस्पॉन्डेंट बैंक हैंडल करता है, एग्जीक्यूट करता है जितनी भी इंस्ट्रक्शंस अकाउंट ओपन करने वाले बैंक ने दी हुई हैं, और डेबिट कर देता है उस बैंक के अकाउंट को। सो दे किसका पार्ट है? यानी ये जो सर्विसेज हैं, हैंडलिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट बैंक। क्लियरिंग हाउस फंक्शन है, कलेक्शन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट सर्विस है या ये पेमेंट सर्विस है? ये किसका पार्ट है? सो दिस इज पार्ट ऑफ पेमेंट सर्विस। पेमेंट सर्विस में वो क्या प्रोवाइड करता है कॉरस्पॉन्डेंट बैंक? तो बैंक के अकाउंट को डेबिट करके जो अकाउंट उसके साथ ओपन किया है, वो जितनी भी इंस्ट्रक्शन पोस्ट बैंक की हैं उनको वो एग्जीक्यूट करता है। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, इससे पहले कि हम बाकी क्वेश्चंस को करें, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो वहाँ हम उसको सूटेबली आंसर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हैं। आई एम श्योर आज का ये सेशन बहुत कुछ कवर कर रहा है, आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। इफ़ दैट बी द केस, इसको लाइक इमीडिएटली कर दीजिए, बिकॉज जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से इस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है। यानी आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, यू आर इनडायरेक्टली हेल्पिंग मैनी मोर स्टूडेंट्स। तो कर दीजिए इसको, और पर्सनल तौर के ऊपर आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप में या कहीं भी और सोशल मीडिया अकाउंट में। अगर चैनल हमारा आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे बहुत सारे लेसन्स आप मिस कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई क्लास मिस ना हो तो फिर आप चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अंडर पेमेंट सर्विसेज एज पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग द पेमेंट्स कुड बी। सो जो पेमेंट सर्विसेज हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंक जो प्रोवाइड करता है, तो पेमेंट्स किस किस की हो सकते हैं? इंटर बैंक पेमेंट्स हो सकती हैं, पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डील्स हो सकती हैं, कस्टमर पेमेंट्स हो सकते हैं फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर बेनिफिशियरीज इन द सेम सिटी ये पेमेंट्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अकाउंट्स। तो इनमें से वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली या 1 and 3 ओनली। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड होती हैं? क्वेश्चन नंबर 30। तो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड होती हैं? इंटर बैंक पेमेंट्स
यस कॉरस्पॉन्डेंट बैंक कर देते हैं। सेटलमेंट फॉरेन एक्सचेंज डील्स का करना है वो पेमेंट्स भी कर देते हैं। कस्टमर पेमेंट्स करनी है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो भी कर देते हैं। बेनिफिशरीज को पेमेंट करनी है उसी सिटी के अंदर, उसी कंट्री के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ बेनिफिशरी कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अकाउंट, वो भी कर देते हैं। तो ये सारी की सारी आ जाएंगी। सो दैट मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। Correspondent bank, by virtue of having account of the client bank, also grants overdrafts for long-term needs, immediate needs, short-term needs या emergency needs। तो जो correspondent banks हैं, by virtue of having account of the client bank, क्योंकि client bank account maintain कर रहा है correspondent bank के साथ, इसके चलते वो overdraft भी दे देते हैं ताकि जो फंडिंग गैप्स हैं वो मीट हो सकें। ये जो ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस ऊपर होते हैं, इमीडिएट होते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होते हैं या इमरजेंसी ओवरड्राफ्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सो कौन से वो ओवरड्राफ्ट्स होते हैं? वो ओवरड्राफ्ट होते हैं शॉर्ट टर्म के ओवरड्राफ्ट्स, थोड़े पीरियड के ओवरड्राफ्ट्स, तो वो प्रोवाइड कर देते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स। Correspondent bank offers service related to investment of overnight surplus balance in the account beyond a minimum balance to be maintained at high rates minus a large margin, at domestic call rates minus a large margin, at competitive rates minus a small margin, at fixed rates minus a substantial margin। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सरप्लस फंड्स का, वो किन रेट्स के ऊपर वो करते हैं, और वो जो मार्जिन माइनस कर देते हैं वो इनमें से कितना लार्ज होता है, स्मॉल होता है, सब्सटेंशियल होता है। तो ये दो फिल इन द ब्लैंक्स हमने करने क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर। तो ये जो रेट्स होते हैं जिसके ऊपर वो इन बैलेंसेस को इन्वेस्ट करते हैं वो कंपिटिटिव रेट्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो हाई हो या लो हो, वो कंपिटिटिव रेट्स होंगे और उसके लिए वो स्मॉल फीस, स्मॉल मार्जिन रिकवर करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन, अदर सर्विसेज ऑफर्ड अंडर कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग इंक्लूड। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के अंदर जो और सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइज करना, लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्म करना, बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस प्रोवाइड करना, इशू करना गारंटीज, बिड बॉन्ड और परफॉर्मेंस। तो इनमें कौन कौन सी वो सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं अदर सर्विसेज के पार्ट के तौर के ऊपर? तो विच अदर सर्विसेज जो हैं इनमें इंक्लूडेड हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइज करना, इट इज़ इंक्लूडेड। लेटर ऑफ क्रेडिट की गारंटी करना, कंफर्म करना, इट इज़ इंक्लूडेड। बैंकर्स एक्सेप्टेंस देना, इट इज़ इंक्लूडेड। इशू ऑफ गारंटी, बिड बॉन्ड या परफॉर्मेंस गारंटी इशू करना, तो दिस ऑल्सो इज पार्ट ऑफ दैट। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ध्यान रहे हमारी ये क्लासेस CIB, JIB सभी पेपर्स के लिए डेली बेसिस को हम कंडक्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एट आवर यूट्यूब चैनल, तो इनको देखना ना भूलें। तो चलें, थैंक यू फ्रेंड्स।